तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 2 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो राजधानी दिल्ली में मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी शामिल रहे। इसका उद्देश्य था कि जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना और सार्वजनिक चेतना की भावना को उत्पन्न करना। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा। तो इसके की पॉइंट्स हैं। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूप में वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में शेरों का एक दूसरा आवास बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा। इससे पहले जो एशियाई शेर थे, ये दोनों एक्चुअली जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है और जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही गुजरात में है। और जो इसमें से जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एशियाई शेरों का मुख्य जो मतलब मुख्यतः जो एशियाई शेर पाए जाते हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो 2021 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट लायन के नाम से, जिसमें एशियाई शेरों को गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर एक दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना था, जो कि है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इस परियोजना का उद्देश्य के बारे में देखें तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान करना। भारत में इस टाइम एशियाई शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और इस परियोजना का उद्देश्य शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए आवास बनाना और गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर उनका दूसरा स्थान स्थापित करना भी है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए पहले 3 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किए हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना में पहले 3 जहाजों 3 नवंबर 2023 को कोच्चि में एक साथ लॉन्च किया गया और ये 3 जहाज हैं INS माहे, INS मालवन और INS मंगरोल। 30 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्रालय और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध हुआ था। इसमें जो माहे श्रेणी की जहाजों को स्वदेशी रूप से विकसित और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से लैस किया गया है। इनका इस्तेमाल तटीय जल में एंटी सबमरीन अभियान और खदान के परिचालन में किया जाएगा। अब इनकी विशेषता की बात करें तो ये जहाज 78 मीटर लंबे हैं और 25 समुद्री मील अधिकतम इनकी गति है और इनका जो वेट कैपेसिटी है वो 900 टन है। 3 जहाजों इस श्रेणी के 3 जहाजों के साथ लॉन्च करना वाकई आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी जहाज निर्माण एक भारत की प्रगति को दर्शाता है। तो आज का अगला अपडेट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय को NAAC A++ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। इसे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय यानी CSJMU ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद यानी NAAC से उच्चतम ग्रेडिंग A++ हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है और यह उपलब्धि इस विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश के चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल करती है। 2006 से 2015 तक यह विश्वविद्यालय जो B ग्रेड में था, इस बार इसको A++ ग्रेड दिया गया है। CSJMU की स्थापना 1966 में कानपुर में हुई थी। इसके कुछ और की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो NAAC क्या है? तो NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तहत एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। इसके माध्यम से कोई उच्च शिक्षा संस्थान यह जान सकता है कि क्या वह संस्थान पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और अन्य मानकों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। संस्थानों की रेटिंग A++ से C तक होती है। यदि किसी को D ग्रेड दिया जाता है तो इसका मतलब कि वह मान्य प्राप्त नहीं है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है फास्टर 2.0 पोर्टल। अब जमानत मिलने पर जेल से तुरंत होगी रिहाई। इसे की पॉइंट्स को देखें तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अदालती कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भारत के चीफ जस्टिस ने DY चंद्रचूड़ ने
फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। नया पोर्टल कैदियों की रिहाई संबंधी अदालती आदेश की जानकारी जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तक तुरंत पहुंचाएगा। इससे कैदियों की रिहाई में लगने वाला समय बचेगा। जो अभी की व्यवस्था है, मौजूदा व्यवस्था के तहत जेल से रिहा होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद इस मामले में तेजी आएगी और कैदियों की तुरंत रिहाई मुमकिन होगी। आज का नेक्स्ट अपडेट है, असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिले हैं अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए। अभी क्या है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। असम सरकार को सितंबर-अक्टूबर में मेगा वृक्षारोपण अभियान के लिए बुधवार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी खबर है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक यानी जज कह लो स्वप्निल डांगरीकर से प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इस अभियान के तहत 17 सितंबर को एक ही दिन में राज्य भर में व्यावसायिक रूप से जो मूल्यवान वृक्ष है की प्रजातियां हैं उनके कुल 1,11,17,781 पौधे लगाए गए। वाह, क्या बात है। संपूर्ण पूरा अभ्यास था जन भागीदारी मॉडल में भागीदारी के माध्यम से किया गया था, जिसमें स्वयं सहायता समूह हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, शैक्षणिक संस्थान हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, चाय बागान कार्यकर्ता हो गए, सरकारी अधिकारी हो गए और अन्य नागरिक भी शामिल थे। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए AI सॉफ्टवेयर गजराज सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। इसके की पॉइंट्स को देखें तो एक्चुअली क्या होता है कि भारतीय मतलब कि ट्रेन के ट्रैक कई ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ हाथियों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ हाथी कई बार ट्रैक पर जाते हैं। अगर गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर साल ट्रेन की चपेट में आकर औसतन 20 हाथियों की मौत हो जाती है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि यह तकनीक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लाइन में सेंसर के सहारे काम करेगी, जो 200 मीटर दूर से हाथियों के पैरों की आवाज़ की तरंगों को पहचान कर इंजन में लोको पायलट को अलार्म देकर सतर्क कर देगी। मतलब यह लाइन में यह सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर ट्रेन यहाँ चल रही है, 200 मीटर दूर भी हाथी है तो हाथी के कदमों की आहट से ही सेंसर जो है जो ट्रेन के लोको पायलट बता देगा कि आगे ट्रैक पर कोई जानवर है। इसे असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 700 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर यह तकनीक लगाई जाएगी। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि बिहार सरकार ने बिहार के स्कूलों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। अब क्या है मिशन दक्ष, एक बार देखते हैं इसके की पॉइंट्स को। तो बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों की सहायता के लिए मिशन दक्ष को शुरू किया है। ये बेसिकली 3 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है और इसमें विशेष तौर पे हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषयों पर फोकस किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक केवल 5 छात्रों का मार्गदर्शन करेगा। विशेष रूप से वो बच्चे जो हिंदी, अंग्रेजी और बेसिक गणित की में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित में कमज़ोर है उसमें से केवल एक टीचर 5 बच्चों को फोकस करेगा। मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में सबसे कमज़ोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी। संबंधित विषय के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चों को झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको सेपरेट 5 बच्चों को सेपरेट, एक टीचर जो है 5 बच्चों को सेपरेट पढ़ाएगा। इसलिए एक शिक्षक 5 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए हर शिक्षक 5 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। कुछ और की पॉइंट्स को देखें तो मिशन दक्ष को प्रभावी बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में जिलेवार निगरानी समितियां कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करेंगी। समितियां 1 दिसंबर से शुरू होने वाली दैनिक पर्यवेक्षक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मिशन दक्ष इन छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को संबोधित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट अपडेट है, केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण 1 से 5 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। इसमें 75 देशों को राजदूतों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। जो केरल के CM है पिनराई विजयन, वो आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक हैं।
और इस समिति में आयुर्वेद के सभी क्षेत्रों के 200 से अधिक सदस्य हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, केरल सरकार आदि के सहयोग से सेंटर फॉर इनोवेशन एंड साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा किया जा रहा है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, यह हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन की कुछ मुख्य बातें देखें। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जन औषधि केंद्र की संख्या पूरे देश में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी अनावरण किया है। और इसके अलावा सरकार ने 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है। तो जन औषधि केंद्र क्या है? ये बेसिकली यहाँ पर सस्ती दवाएं मिलती हैं जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और नॉर्मल मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। तो कुछ की पॉइंट्स को देखें तो 1965 के युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं में घुसपैठ, तस्करी, सैन्य आक्रमण के कारण एक विशेष फोर्स की आवश्यकता स्पष्ट हुई और तत्पश्चात एक संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से BSF का गठन किया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई। BSF ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना BSF का ही जिम्मा है। आरंभ में BSF में विभिन्न राज्य सशक्त पुलिस बटालियन के कर्मी शामिल थे। अब BSF में लगभग 2,65,000 जवान हैं। BSF में 193 नियमित बटालियन, 4 NDRF बटालियन, 7 तोपखाने की इकाइयाँ, 8 वाटर विंग और 1 एयर विंग भी शामिल है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन के संबंध में समझौता ज्ञापन किया है। कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो RBI और बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड CCIL के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजार में ब्रिटिश बैंकों की भागीदारी पर गतिरोध खत्म करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिसमें ब्रिटेन के वित्तीय स्वायत्त को महत्व यानी सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखते हुए रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी एंड मॉनेटरी गतिविधियों पर भरोसा करेगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 2 इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां हैं अमेरिका की, गोल्डमैन सॉच एंड मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने जो भारत की विकास दर है उनके पहले इन्होंने कुछ और दिया था लेकिन अब भारत की विकास दर को बढ़ा दिया है, जिसमें गोल्डमैन सॉच ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को 6.7% कर दिया है। हालांकि इसने पहले 6.2% रखा था। दूसरी जो मॉर्गन स्टैनली है उसने वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर का अनुमान पहले 6.4% रखा था, अब बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज के अनुमान से अपना जो उसने विकास दर 2025 के लिए दी है वो है 6.5%। आज का लास्ट अपडेट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NSTI प्लस की आधारशिला रखी है। अब ये NSTI क्या है? यह राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के युवाओं की मांग संचालित व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि NSIT एक आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित होगा जो उम्मीदवारों तथा प्रशिक्षकों के अत्याधुनिक कौशल से लैस करेगा। उन्होंने एकीकृत परिसर में युवाओं को अत्याधुनिक कौशल के साथ सशक्त बनने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ जुड़ने में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।